हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th हिंदी चैप्टर नंबर 10, जिनका शीर्षक है जूठन। इनके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। इससे पहले हमने आपको इस पाठ के लेखक परिचय और कहानी को हमने समझाने का प्रयास किया। कहानी आप सुने होंगे। कहानी में जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं अपनी आत्मकथा लिखते हैं, अपने जिंदगी की कहानी लिखते हैं। तो इसीलिए जूठन अगर हिंदी साहित्य की कौन सी विधा अगर पूछा जाए तो क्या बताइएगा? बोलेगा आत्मकथा। इसमें उन्होंने कहानी में लिखा है कि जब वो एक स्कूल जाते हैं, बचपन की बात है। स्कूल जैसे ही पहुंचते हैं तो इन्हें हेड मास्टर साहब बुलाते हैं और पूछते हैं। हेड मास्टर साहब का नाम है कालीराम। बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा क्या नाम, किस जाति के हो? पता चलता है कि ये चूहड़ जाति के हैं। तो इन्हें कहा जाता है कि पूरे विद्यालय की सफाई कर लो। पहले दिन दूसरे दिन लगातार ये इनसे पूरा सफाई करवाया जाता है, पढ़ने नहीं दिया जाता है। फिर तीसरे दिन जब ये छिप करके जाकर बैठ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में इनसे क्या किया जाता है? मास्टर साहब ढूंढते हुए जाते हैं और उसे दबोच कर उठा करके ले आते हैं और जबरदस्ती इनसे साफ करवाते हैं। और इन्हीं की सफाई देखते उनके पिताजी जब देखते हैं तो दहाड़ते हुए बहुत सारी भला बुरा हेड मास्टर साहब को कहते हैं। हेड मास्टर साहब भी गाली दे देते हैं। ये कहानी आपने सुना कि एक समाज में दलित वर्ग के लोगों को किस तरह से घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। इन्हीं सारी बातों को उन्होंने अपनी जो जिंदगी की जो घटना थी वो यहाँ तक पहुंचे। अब कहेगा सर ये पढ़ने से हमें क्या फायदे? तो इससे पढ़ने से ये फायदा हुआ कि जब कहानी पूरा पढ़िएगा तब समझ में आएगा कि जब ये हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी उस दलित दलदल में थे, शिक्षा के बल पर आज बाहर निकल चुके हैं। तो इसी तरह से हमारे समाज में हमारे साथ जो भी, चाहे ये घटना हो या कोई अन्य प्रकार की अगर घटना हो, तो शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है जिसके माध्यम से हम लोग बाहर निकल सकते हैं। यानी पढ़ना हमें बहुत जरूरी है, ऐसा वो कह रहे हैं हमें। ठीक है, आशा करते हैं इतनी बातें समझ गए होंगे। तो हम लोग ज्यादा समय नहीं लेकर के हम लोग पढ़ेंगे। आज पाठ के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है इनको देखेंगे। करना आपको क्या है? मोबाइल को एकदम बिल्कुल लंबा, मतलब सीधा, इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्षैतिज में रख लीजिए और सामने एक कॉपी किताब लीजिए और बैठ जाइए। जो जो इंपॉर्टेंट लगे नोट करते चलिएगा और हम सबको समझाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सुनिएगा क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटना घटती है? विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटना घटती है? आपने कहानी सुना, अभी अभी हम तुरंत सुनाए थे कि जब लेखक साहब विद्यालय गए तो उनका जो हेड मास्टर साहब था उन्होंने उन्हें बुलाया, बोला क्या नाम है? तो ये डरते डरते बोलते हैं कि ओम प्रकाश। पूछते हैं किस जाति के हो? तो चूहड़ जाति का। फिर इन्हें क्या कहा जाता है कि सामने देख रहे हो शीशम का पेड़, उस पर चढ़ जा, कुछ पत्ती वाली टहनियां तोड़ ले, झाड़ू उसका बना ले और पूरे विद्यालय की सफाई, पूरे विद्यालय बरामदा की सफाई जब कर देते हैं तो कहा जाता है कि जिस विद्यालय के सामने जो बड़ी सा मैदान है उसको भी सफाई कर दे। एक दिन की घटना थी। दूसरे दिन जैसे विद्यालय पहुंचते हैं फिर कहते हैं कि झाड़ू ले ले और तुम अपने काम में लग जा। दूसरे दिन भी यही घटना। और तीसरे दिन जब सोचते हैं कि जैसे हम जाते हैं शिक्षक हमें काम पर लगा देता है तो हम क्या करते हैं, फटाफट चोरी छिपे जाकर के बैठ जाएंगे कक्षा में। वो चोरी छिपे बैठ भी जाते हैं लेकिन शिक्षक एकदम ढूंढते हुए आते हैं, दहाड़ते हुए, कहाँ है ओम प्रकाश? और जाकर के कोई बच्चा बोल देता है कि सर वो क्लास में बैठा हुआ है। जाकर के दबोच लेते हैं और उठा करके लाते हैं और कहते हैं कि चलो तुम काम कर, अपने काम में लग जा, झटाझट सबको साफ कर ले। ये घटना उनके साथ विद्यालय में होती है। ठीक है, तो इसी को आपको अपनी भाषा में लिखना है। ऐसे हमने कुछ नोट्स कर रखा है, आप इसके हिसाब से लिख सकते हैं। जब लेखक स्कूल में थे उन्हें हेड मास्टर जी कहते हैं कि तू चूहड़ जाति का है, सामने शीशम का पेड़, उस पर चढ़ जा और पत्ती वाली टहनी तोड़ ले और विद्यालय की सफाई कर ले।
उनसे अकेले पूरे विद्यालय की सफाई कराई जाती है। यह काम उसे लगातार 3 दिनों तक कराई जाती है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या आपने कहानी सुना, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पिताजी ने स्कूल में क्या देखा, उन्होंने आगे क्या किया, पूरा विवरण अपने शब्दों में दीजिए। इसे ऐसे हम नोट्स कर दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लिख सकते हैं, लेकिन समझ लीजिए। हमने बताया था कहानी में कि जब लेखक विद्यालय की सफाई कर रहे थे, जब ओम प्रकाश जी, पिताजी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। विद्यालय की ओर देखते हैं जैसे ही, तो देखते हैं कि उनका बेटा, विद्यालय में सारे बच्चे अपने अपनी कक्षा में पढ़ रहे हैं, सभी विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन इनका बेटा अकेले पूरे मतलब फील्ड में झाड़ू लगा रहा था मैदान में। वह बिल्कुल धूल से धूसरित हो चुका था। ये पहचान जाते हैं, कुछ समय तक एकदम हक्का बक्का रह जाते हैं। फिर ये जाते हैं और पूछते हैं कि मुंशी जी ये क्या कर रहे हैं। तो वाल्मीकि एकदम क्या होते हैं, ठिठक जाते हैं और रोने लगते हैं। रो करके सारी घटना अपने पिताजी को बता देते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। इनके बाद इनके पिताजी क्या करते हैं, झाड़ू लेकर के दूर फेंक देते हैं, और फेंकने के बाद कहते हैं, जोर से दहाड़ते हैं कि कौन है वो जो मेरे बेटे से सफाई करवा रहा है। इनकी दहाड़ को सुनकर सारे शिक्षक बाहर आ जाते हैं, हेड सर भी बाहर आ जाते हैं, और इनकी दहाड़ को सुनते हुए हेड सर जब बाहर आते हैं तो उन्हें गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं हेड सर। इस पर ये भी डटकर मुकाबला करते हैं और कहते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हमारे बेटे से विद्यालय की पूरी विद्यालय की सफाई अकेले करवा रहे हैं। यानी बहुत सारी बातें होती है वहां पर, तो ये सारी बातें आपको लिखनी है। ठीक है, क्या लिखेंगे सुनिएगा। पिताजी जब स्कूल के रास्ते जा रहे थे, तो देखा कि उनका बेटा क्लास के समय धूप में अकेले विद्यालय के मैदान को साफ कर रहा था। देखते ही उनका दिमाग चकरा गया। वे जाकर बेटा से पूछते हैं, मुंशी जी ये क्या कर रहे हैं। तो लेखक साहब यानी कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, वो पिताजी को देखते ही रोने लगते हैं और सुबक सुबक कर सब हाल बता देते हैं। इसके बाद पिताजी झाड़ू छीनकर दूर फेंक देते हैं। पिताजी जोर से दहाड़ते हुए कहते हैं कि कौन है मास्टर वो जो मेरे लड़के से झाड़ लगवा रहा है। इसके बाद सारा मास्टर बाहर आ जाते हैं और हेड सर को वो खूब डांटते हैं। ठीक है, वहां पर बिल्कुल डरते नहीं, एकदम डट कर मुकाबला करते हैं। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर समझ में गए तो आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, बचपन में लेखक के साथ जो कुछ हुआ। आप कल्पना करें आपके साथ भी हुआ हो। ऐसी स्थिति में आप अपने अनुभव और प्रतिक्रिया को अपनी भाषा में लिखिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप भी पढ़ने गए होंगे। हाँ, इसमें से जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, हो सकते हैं कुछ ऊंचे बिरादरी से हो, ऊंचे समाज से हो, तो उनको इस तरह की घटना का सामना करना नहीं पड़ रहा होगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो निम्न बिरादरी से हैं, निम्न जाति से हैं, तो उनको इस तरह की घटना का कभी ना कभी सामना क्या होगा। अब हो सकता है ऐसा नहीं, कुछ दूसरे तरीके का भी हो, लेकिन हो सकता है। तो वही लेखक साहब हमसे पूछ रहे हैं कि बचपन में लेखक के साथ जो कुछ हुआ, आप कल्पना करें कि आपके साथ भी हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में अपने अनुभव और प्रतिक्रिया को अपनी भाषा में लिखिए। देखिए अब पूछ रहे हैं कि बताइए अगर आपके साथ अगर ऐसा होता तो आप कैसा अनुभव करते। तो लिखेंगे कि हमारे साथ अगर इस तरह का हो तो हमें भी शर्मिंदगी होती, हमें भी थोड़ी कठिनाइयां होती, लेकिन हम भी वहां पर क्या करते, उनका डटकर मुकाबला करते। यानी कि हम उनका विरोध करते। पहले तो उन्हें हम कहते कि सर अकेले नहीं और सारे बच्चों को लगाया जाए और सब मिलकर के हम लोग सफाई करेंगे। सफाई करेंगे, ऐसा नहीं कि हम सर का विरोध करेंगे। विद्यालय में हम पढ़ते हैं तो सफाई भी करना है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि एकाएक बोलेंगे सारे बच्चे को भिराइए, सब दो चार बच्चे को भिराइए, फिर एक बच्चे तो कल दूसरे बच्चे भिरेंगे, इस तरह से भिराइए। ऐसा नहीं कि एक ही बच्चे से रोज रोज सफाई करवाई जाए, क्योंकि ये घटना जो है आजाद हिंदुस्तान की है। 1950 में उनका जन्म हुआ है, उस समय हमारा देश आजाद था। और जब वो गए होंगे विद्यालय तो 56 55 57 वर्ष 58 वर्ष यानी 1958 की घटना हुई होगी या 60 की ही हुई होगी। तो ऐसी स्थिति में आजाद हिंदुस्तान में ऐसा कैसे कोई कर सकता है। तो इस तरह से हम वहां पर विरोध कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी प्रतिक्रिया देना है। तो ऐसा कैसा उनको लगा होगा, तो लिखेंगे अगर इस तरह की घटना हमारे साथ होती तो हमें भी कठिनाइयां होती, और हम शिक्षक को पहले तो ये समझाते कि सर इस तरह से हम लोग एक व्यक्ति से नहीं साफ करवा सकते हैं, और सारे बच्चे हैं सबको भिराया जाए, अलग अलग कक्षा के बच्चे अलग अलग कक्षा में साफ करेंगे।
विद्यालय की सफाई में हर क्लास से बच्चे आएंगे और साफ करेंगे। एक दिन अगर एक बच्चा साफ करता है तो दूसरे दिन दूसरे बच्चे से साफ कराया जाए। अगर इस पर भी अगर शिक्षक नहीं मानते तो हम इनकी शिकायत अपने अभिभावक से करेंगे और सर का विरोध करेंगे। विद्यालय क्यों छोड़ेंगे? विद्यालय किन्हीं की जागीर तो नहीं है ना। जब हम आजाद हिंदुस्तान में रह रहे थे तो हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसी हमारी प्रतिक्रिया वहां से पूछा जा रहा है, तो हम आजाद हिंदुस्तान में हैं तो हमें भी हक है, तो हम ऐसा करते। मैं अपनी जीवन की घटना सुनाता हूं। जब हम क्लास 6 में थे, हमारे शिक्षक जो हेड सर थे जिनका नाम था बैजनाथ दास जी, उनकी रिटायर थी, उनकी मतलब उनकी अंतिम मतलब क्या कहते हैं विदाई विदाई समारोह चल रही थी। हम लोगों का रिजल्ट भी आया था जिसमें हम कक्षा के सेकेंड डिवीजन में थे। हमने रिजल्ट भी देखा था। लेकिन जो समारोह में कुछ लोग आए हुए थे ऊंचे बिरादरी के लोग, वो लोग क्या किए थे कि हमारे विद्यालय में जितने भी बच्चे थे सबको ऊंचे बिरादरी वाले को फर्स्ट कर दिया गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, और हमारा नाम 9 में कर दिया गया। जब रिजल्ट सुनाया गया तो हम लोगों ने बगावत कर दिया। हम 10-5 बच्चे थे जिनके साथ ये घटना घटी थी। हम लोगों ने बगावत कर दिया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। जब हम रिजल्ट देखे तो वहां पर देखे थे कि हमारा नाम 2 में था, तो फिर हमारा नाम 9 में कैसे गया? हाँ, 8 या 9 में था, 9 ही था, 9 में कैसे गया हमारा नाम? सारे शिक्षक ने हम लोगों को मनाने की कोशिश किया। हम लोगों ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोग आपके भोजन नहीं करेंगे, और इसका विरोध हुआ। इसके बाद हमने विद्यालय नहीं छोड़ा। हमने बोला कि हम जब सेकंड थे तो सेकंड होकर के ही निकलेंगे यहाँ से, और फिर हमने 1 साल उसी कक्षा में रहकर पढ़ना शुरू किया। यानी कहने का अर्थ है कि हम लोगों ने वहां पर विरोध किया। तो वैसे विरोध करना है, ठीक है, कि भाई कोई भी शिक्षक हमारे साथ इस तरह से क्यों व्यवहार कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी प्रतिक्रिया पूछ रहे हैं तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। किन बातों को सोचकर लेखक के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं? सुनिएगा, कहते हैं किन बातों को सोचकर लेखक के मन में कांटे जैसे उगने लगते हैं। देखिए, लेखक साहब अपने बचपन में बड़ी कठिनाइयों का जीवन जिया है। सामाजिक स्थिति से कठिनाइयां, समाज में उनको घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, और जब वो विद्यालय पढ़ने के लिए जाते हैं तो पढ़ने की बजाय उनसे साफ कराई जाती है, एक बात। और जब अपने परिवार की आर्थिक स्थिति की बात देखते हैं, वहां पर भी घृणा। कहते हैं कि हमारे परिवार के लोग किसी के यहाँ काम करने के लिए जाते हैं, सारा दिन खट मर करके गंदे से गंदे काम करते हैं, और बदले में क्या मिलता था? तो मात्र 1 सेर अनाज और जूठन, इसके अलावे गालियां। जब इन सारी बातों को जब वो सोचते हैं तो उनको काटन जैसे चुभने लगता है, ठीक है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि किन बातों को सोचकर लेखक के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। इन्हीं सब, यानी पुरानी बातों को सोचकर, पहले जो वो देखते थे, सुनते थे, वो सब जब बाद में अभी सोच रहे हैं, अब जब वो लेखक हो चुके हैं, तब वो जब सुनते हैं तो उनको कैसा लगता है? कांटा जैसा। तो कौन कौन सी बातें तो लिखेंगे? उनके समाज के लोग, दलित लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता है। बच्चे विद्यालय जाते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो फिर भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है। समाज में जब वो काम करते हैं, कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी उनको बदले में क्या मिलता है? जूठन और गालियां। इन सारी बातों को जब लेखक साहब सोचते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता है? शर्मिंदगी महसूस होता है, और उनके मन में कांटा जैसा उगता है। आशा करते हैं आप इतनी बात समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। दिन रात मर खप पर ही हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। ऐसा क्यों? सोचिए और उत्तर दीजिए। देखिए, प्रश्न कह रहे हैं कि दिन भर मर खप कर हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन। यानी लेखक साहब कह रहे हैं कि हमारे परिवार के लोग, हमारी माँ, हमारे पिताजी, हमारे भाई, सब किसी के यहाँ काम करने के लिए जाते थे। दिन भर सुबह से लेकर रात तक मर खप करके काम करते, लेकिन बदले में हमें क्या मिलता था? तो जूठन। फिर भी हम लोग किसी से शिकायत नहीं करते, किसी से निंदा नहीं करते, और ना ही कि कोई शर्मिंदगी हमें महसूस होती। अब कह रहा है कि ऐसा क्यों? सोचिए और उत्तर दीजिए। तो उस समय क्या था मेरे भाई? हमारी समाज 4 वर्गों में बटी थी। समाज कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। एक ऊंचे जाति में थे ब्राह्मण, दूसरी में क्षत्रिय,
तीसरी में वैश्य और चौथे में शूद्र। शूद्र वाली जाति जो थी, उनके दिमाग में ये भर चुका था कि शूद्र में जन्म लेना ही ये सारे काम करना है। अगर आप शूद्र में जन्म लिए हैं तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा, जूठन खाना ही पड़ेगा। इसीलिए उनके जितने भी जाति थे, शूद्र जाति के लोग, वो सारे लोग इसी तरह से करते थे। इसीलिए ना तो उन्हें कोई शर्मिंदगी हो रही, क्योंकि सब लोग वही कर रहे थे, इसलिए उन्हें शर्मिंदगी नहीं महसूस हो रही थी। और वो अपनी मतलब वो समझते थे कि परमात्मा ईश्वर की ये देन है कि शूद्र जाति को ऐसा करना ही है, इसीलिए किसी से कोई शिकायत नहीं। समझ में आई बात? तो लिखेंगे आप कैसे? लिखेंगे कि उस समय जितने भी दलित वर्ग के लोग थे वो शूद्र जाति से आते थे, और उन लोगों की ये सोच मानसिकता बनी हुई थी कि इस जाति में जन्म लेना, जूठन खाना निश्चित है, मर खप कर काम करना निश्चित है। और वो अपने आप को, भाग्य को क्या समझ लिए थे कि हमारा भाग्य ही ऐसा है, इसीलिए वह किसी से ना कोई शिकायत करते थे, ना किसी से निंदा करते थे। और उन्हें शर्मिंदगी इसलिए नहीं आती थी क्योंकि उस बिरादरी के जितने लोग थे, किसके? दलित वर्ग के, सारे लोगों को इस तरह की स्थिति थी। लेखक साहब के परिवार ही नहीं, उनके और अन्य प्रकार के दलित लोग थे, उनका भी यही स्थिति था, इसलिए उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं महसूस हो रही थी। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ भी क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे समझ लिए होंगे, बेटर रहेगा, क्योंकि समझने वाला साथ साथ चलेगा परीक्षा तक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। सुरेंद्र की बातों को सुनकर लेखक विचलित क्यों हो जाते हैं? अब सुरेंद्र कौन है भाई? तो आपने पढ़ा था कहानी में कि लेखक की माता पिता एक व्यक्ति के यहाँ काम करते थे, उनका नाम था सुखदेव त्यागी। सुखदेव त्यागी के पोते का नाम है सुरेंद्र त्यागी। अब वो क्या कहते हैं, देखिए, सुरेंद्र की बातों को सुनकर लेखक विचलित क्यों हो जाते हैं? तो सुरेंद्र त्यागी बरला से, क्योंकि लेखक साहब का घर कहाँ था? मुजफ्फरनगर, बरला। बरला से सुरेंद्र एक एग्जाम देने के बाद कहाँ पहुंचा है? देहरादून। लेखक साहब देहरादून में अभी नौकरी में है, वहां अपनी उनकी भवन है, घर है, वहीं रह रहे हैं परिवार के साथ। तो जब सुरेंद्र त्यागी परीक्षा देने के लिए जब देहरादून जा रहे थे, तो वहां कोई आवास होनी चाहिए, रहने की कोई ठिकाना होनी चाहिए। इसीलिए महर्षि ये वाल्मीकि जी का, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि के घर से उनकी देहरादून का पता ले लेते हैं और पहुंचते हैं देहरादून, और उनके डेरा पर जाते हैं, परीक्षा देने जाते हैं, और डेरा में रात भर रहते हैं। जब रात भर रहते हैं तो उन्हें खाना दिया जाता है। तो कौन? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की पत्नी उन्हें खाना देती है। जब वो खाते हैं टेबल पर बैठकर, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है खाना। तो वो कहते हैं कि भाभी जी, ऐसी खाना तो हमारे परिवार के लोग तो कोई बना ही नहीं सकते। हमारे परिवार में ऐसी खाना कि आपके खाने की जो स्वाद है ना, बहुत ही सुंदर है, यानी जायके कहते हैं, आपके भोजन की जायका बहुत सुंदर है, अच्छी है, ऐसे हमारे परिवार की लोग खा ही नहीं सकते। जब ये बात सुनते हैं लेखक साहब, तो उन्हें बचपन की बात याद आती है कि जब हम जाते थे सुरेंद्र त्यागी के यहाँ, यानी उनके दादा क्या सुखदेव त्यागी के यहाँ, तो जाते थे तो वहां देखते कि सुंदर सुंदर व्यंजन परसा हुआ है, वो लोग खा रहे होते हैं, तो हमें भी इच्छा होती है, हम भी सोचते थे कि आखिर ऐसा भोजन हम लोग क्यों नहीं करते हैं, हम लोगों को क्यों नहीं मिलता है। फिर उन्हें एक बात और याद आती है कि जब सुरेंद्र की बड़ी बुआ अर्थात सुखदेव त्यागी की बड़ी बेटी की जब शादी हो रही थी, तो उसमें हम लोगों को क्या मिला था? सारा दिन हम लोग काम किए, 15-20 दिन से हम लोग पूरे घर की सफाई किए, बाहर से हम लोग खाट चौकी ला करके बिछाए ताकि बारात रहेंगे। बारात के दिन बारात जब आती है, तो हमारी माँ और हमारी बहन बाहर में टोकरी लेकर बैठ जाती है। बारात जब खाते हैं तो उसी जूठन जो होता है, पत्तल, इनके टोकरी में रख दिया जाता है। और जब सुखदेव त्यागी को आते हुए देखती हैं हमारी माँ, तो हमारी माँ कहती है कि मालिक एक प्लेट अच्छा वाला भोजन दिला दीजिए ना, घर ले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में वो डांटते हैं और देखते हैं आंखें ततेरते हुए कि टोकरी भर पड़ा हुआ है, वो नहीं दिखाई पड़ रहा, तो ये नहीं, इन सारी बातों को याद आता है, और इस बात से उन्हें आश्चर्य होता है कि वो कौन सा समय था और आज कौन समय है। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों को, लेकिन आप उतना बड़ा नहीं लिखिएगा, ऐसे समझने के लिए हम समझा रहे थे आपको। लिखिएगा क्या? लिखिएगा जब सुरेंद्र अपने घर बरला से देहरादून परीक्षा देने के लिए गए हैं, तो लेखक के घर से उनका पता लेकर गए हैं और वहां उनके डेरे में ठहरते हैं। जब उन्हें भोजन दिया जाता है,
तो वहां भोजन जब खाते हैं तो कहते हैं सुरेंद्र कि भाभी जी आपके हाथ की भोजन की जायका ही बहुत अच्छा है, ऐसे हमारे परिवार के लोग कभी बना ही नहीं सकते। तब उन्हें याद आता है बचपन की बात कि ये लोग जब जाते थे तो इनके साथ किस तरह की घटना वहां घटती थी, और आज क्या है ये स्थिति सुन करके लेखक को बड़ा आश्चर्य होता है। ठीक है, शॉर्ट में थोड़ा सा लिख देंगे, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, घर पहुंचने पर लेखक को देख उनकी मां क्यों रो पड़ती है। अब ये घटना आपको याद होगा कि एक व्यक्ति थे जिनकी बैल मर जाती है, और बैल को उठाने के लिए वो आकर के कह जाते हैं किनको, तो वाल्मीकि जी की माँ यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, उनकी माँ को कह जाते हैं। अब उनके पिताजी और भाई कोई रिश्तेदार में गए हुए हैं, उस समय तो फोन का जमाना था नहीं जो बुलाया जाए, तो इसीलिए वो सोचते हैं अब क्या किया जाए, अब वो शायद 1-2 दिन नहीं आने वाले होंगे। अब ये मोहल्ले में खोजते हैं, 2-3 व्यक्ति ही मिलते हैं, जबकि मवेशी को उठाने के लिए 5-7-8 आदमी की जरूरत हो जाती थी, तो कोई मिलता नहीं है। किसी तरह से तैयार किया जाता है इनके चाचा को। इनके चाचा जाते हैं और क्योंकि खेत में ही था तो वहीं उनको छीलने का काम किया जाएगा, यानी उसके चामू को उतारना था। तो फिर सोचते हैं कि कैसे, अकेले वो जाने के लिए तैयार नहीं थे, और इनकी माँ यानी जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं उनकी माँ अपने बेटे को वहां भेजना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी में उन्हें भेजना पड़ता है। उस समय ये 9वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, विद्यालय में खबर भेजते हैं, वहां से वो आते हैं और अपने चाचा के साथ जाते हैं बैल का चमड़ा उतारने के लिए। जब वो जाते हैं तो वहां पर चाचा आधा काम करते हैं और इसको भिड़ा देते हैं, ये बड़ी मेहनत से चमड़ा उतारते हैं, कभी तो उतारे नहीं थे। फिर रास्ते में आते हैं तो जो मतलब बस स्टैंड वाली जगह थी वहां से चाचा इनको गठरी उठा देते हैं। इन्हें बहुत शर्मिंदगी भी होती है, और वजन भी लगभग 25-30 किलो से तो कम नहीं होगा बैल का चमड़ा, इसीलिए वह चलते हुए आते हैं, थक जाते हैं, और थक कर घर पर पहुंचते हैं। माँ जब देखती है जब ये दृश्य है, और खून भी उनको, बैल का जो चमड़े का खून था वो भी सिर से होते हुए नीचे एकदम आ चुका था, पैर लड़खड़ा रहा था, बिल्कुल थका मांदा शरीर था, ऐसा मतलब मुरझाया हुआ शरीर। ये सारी चीजें देखते हैं तो वो माँ जो है ना रो पड़ती है घटना देखकर, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि हमारा बेटा जो है इसी तरह के नरक में जिए, इसी तरह से काम करे, ये वो नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि ऐसे तो हर माँ चाहती कि हमारे बच्चे पढ़कर आगे बढ़े, लेकिन फिर भी वहां पर घटना घटी है कि वो चाहती थी कि हमारा बेटा पढ़े, हम जो भी करते हैं लेकिन हमारा बेटा पढ़कर आगे बढ़े। तो ये दृश्य देख करके वो रोने लगती है। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या, तो लिखिएगा जब ओम प्रकाश वाल्मीकि बैल के चमड़े को लेकर थके मांदे जब अपने घर पहुंचते हैं, पैर उनकी लड़खड़ा रही होती है, एकदम बिल्कुल चेहरा उदास हो जाता है, और बैल के चमड़े की खून जो है उनके कपड़े पर पड़ जाती है, उनके चेहरे पर पड़ी हुई है, और वह थकान से हुए एकदम घर जब पहुंचते हैं तो यह देख करके उनकी माँ बहुत विचलित होती है। वह सोचती है कि हमारा बेटा ये क्या कर रहा है, क्योंकि वह बहुत अपने बेटे से प्रेम करती है और कहती है कि हमारा बेटा ऐसा नहीं करेगा। इन सारी बातों को सोचते हुए वो रोने लगती है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। व्याख्या करिए, कितने क्रूर समाज में हम रह रहे हैं, हम जहां श्रम का कोई मोल नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था वह सब। देखिए यहां पर लेखक साहब कह रहे हैं कि इसका स्वप्रसंग व्याख्या कीजिए। पहले पढ़िए, कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहां श्रम का कोई मोल नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था वह सब। लिखेंगे जब इस तरह का स्वप्रसंग व्याख्या करना अगर रहता है तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित जूठन कहानी शीर्षक से लिया गया है या आत्मकथा से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं कि हम जिस समाज में रहते हैं वह बहुत ही क्रूर समाज है। वो ये कभी नहीं चाहता है कि जो गरीब आदमी है, जो निर्दल आदमी मतलब नीचे वर्ग के लोग हैं, वो कभी ऊपर बढ़े। इसीलिए उन्हें काम के बदले पैसा ना दे करके उन्हें केवल भोजन दिया जाता है, ताकि यह जिंदगी भर इसी तरह से काम करते रहे और कभी आगे नहीं बढ़े। ऐसा उन्हें माने इस समाज में उनको सब बताया जाता है कि हम क्रूर समाज में हैं और हमारा समाज कभी नहीं चाहता कि हम ऊंचे वर्ग में जाएं, ऊंचे हो जाएं। ठीक है, आशा करते हैं इतनी बात समझ गए होंगे। चलते हैं तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लेखक की भाभी क्या कहती है, उनके कथन का महत्व बताइए। अब देखिए, लेखक जब
मवेशी यानी बैल का चमड़ा लेकर जब घर पहुंचते हैं, ये दृश्य माँ देखती है, माँ रोने लगती है। और उनकी जो एक बड़ी भाभी थी, जब वो देखती है तो उनका भी हृदय थोड़ा सा द्रवित हो जाता है। वो कहते हैं अपनी माँ से, यानी अपनी सासू माँ से, कि माँ जी, हम लोग भूखे रह लेंगे, लेकिन इनसे ये नहीं कराइए। यानी हम लोग तो इस दलदल में फंसे हुए हैं ही, कम से कम इनको पढ़कर आगे बढ़ने दीजिए। इसीलिए वो उनको पढ़ाना चाहते हैं। इससे पता चलता है, इससे महत्व पता चलता है कि उनकी जो भाभी थी, उनको भी मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि से बड़ी प्रेम था। वो भी चाहते थे कि इसको पढ़ाकर आगे बढ़ाना, और साथ ही साथ वो शिक्षित होगी, या वो शिक्षा का महत्व समझ रही थी, इसीलिए ऐसा वो कथन कह रही है। ठीक है, फिर समझ लेंगे। लिखेंगे, जब ओम प्रकाश वाल्मीकि मवेशी का चमड़ा लिए घर पहुंचते हैं, तो उनकी बड़ी भाभी जब इस दृश्य को देखती है, विचलित होती है और अपनी सासू माँ से कहती है कि हम माँ जी, हम लोग भूखे रह लेंगे, मंजूर है, लेकिन इनसे ये नहीं कराइए, क्योंकि हम लोग तो इस दलदल में फंसे हुए हैं ही, कम से कम इन्हें पढ़ करके आगे निकलने दीजिए। इससे ये पता चलता है कि परिवार में उन्हें सब लोग महत्व देते थे, ओम प्रकाश वाल्मीकि को, और सब इन्हें पढ़ाना चाहते थे। अर्थात एक परिवार में जो भाभी होती है, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि वो नहीं चाहता है कि हमारे नीचे परिवार के जो सदस्य हैं वो पढ़े, लेकिन यहाँ पर वो उन्हें महत्व देते हैं और पढ़ने के लिए कहते हैं। तो अर्थात ओम प्रकाश वाल्मीकि को आगे बढ़ाना चाहते थे। परिवार में अच्छी बात है ये। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस आत्मकथा को पढ़ते हुए आपके मन में कैसे भाव आए, सबसे अधिक उद्वेलित करने वाला अंश कौन है, अपनी टिप्पणी लिखिए। अब देखिए, आपने ये कथा पढ़ा, कथा पढ़ने के बाद, सुनने के बाद आपको कैसा भाव जगा, तो लिखेंगे कि, क्योंकि ये आपको अपने मन से लिखना है, फिर भी हम बता देते हैं, क्योंकि कुछ बातें ऐसी है कि आपने जो पढ़ा है, आपका क्या अनुभव है वो पूछा जा रहा है, तो आप अपने हिसाब से भी लिखिएगा। लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं कि इस आत्मकथा को पढ़ने से हमें यह पता चलता है कि एक दलित समाज को, जो ऊंची श्रेणी के लोग हैं, उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि दलित समाज कभी आगे बढ़े, इसलिए उनके काम के बदले में क्या दिया जाता है, केवल जूठन भोजन दिया जाता है, वेतन नहीं दिया जाता, क्योंकि वेतन देंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा। तो ये दलित समाज में जो ऐसा क्रूर व्यवहार है, इस क्रूर व्यवहार से वे क्या है, दुखी हैं। ये हमें पता चलता है, आत्मकथा को पढ़ने से हमारे मन में भाव जगा है। साथ ही साथ ये हमें भाव जगा कि हमें इसका विरोध करना चाहिए, खास करके उस समय ओम प्रकाश वाल्मीकि को भी इस समय विरोध करना चाहिए, क्योंकि हम जिस देश में रह रहे हैं वह देश एकदम बिल्कुल स्वतंत्र देश है, और यहाँ पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो फिर करना चाहिए। लेकिन उस समय की स्थिति ही थी ऐसी, उनकी आर्थिक स्थिति, तो इसीलिए वो नहीं कर सके। लेकिन अब तो किया जाता है, नहीं छोड़िए, तो हमको पढ़ना है कि इसमें कौन सी घटना आपको सबसे ज्यादा उद्वेलित करता है। 4-5 घटना बताए। पहली घटना था, नहीं 3 या 4 घटना है। पहली घटना है कि जब लेखक साहब विद्यालय जाते हैं तो उनके साथ व्यवहार गलत होता है और साफ करवाया जाता है। दूसरे, उनके माता पिता की स्थिति इस तरह की दयनीय है कि दूसरे के यहाँ काम करना पड़ता है और काम के बदले में जूठन और जूठन, ये घटना। और तीसरी घटना कि जब वो मवेशी को बैल का खाल लेकर के जब लौटते हैं तो उनके साथ जो घटना घटती है, ये बातें। तो आपको कौन सा ज्यादा उद्वेलित करता है बताइए। तो हमें तो लगता है कि लेखक साहब को जो जूठन खाने वाली घटना है वो बहुत बुरा लगा, क्योंकि काम करिए, काम करने के बदले में आपको क्या मिले, जूठन मिले, ये घटना सबसे। तो लिखेंगे आप, उत्तर क्या लिखिएगा सुनिएगा। लिखिएगा, इस आत्मकथा को पढ़ने के बाद हमारे मन में एक भाव जगता है कि हमारे दलित समाज में इस तरह के क्रूर लोग रहते हैं कि दलित समाज को हमेशा दबाया जाता है। ऊंचे वर्ग के लोग कभी नहीं चाहते हैं कि आगे बढ़े, इसीलिए उनके काम के बदले में जूठन दिया जाता है। और ये जूठन वाली घटना जो कहानी में लिखी गई है कि उनके काम के बदले में जूठा दिया जाता था, भोज में जब लोग खाते थे उनके जूठल पत्तल का भोजन इनको दिया जाता था और ये लोग लेकर के महीनों तक खाते थे। ये सारी जो घटना घटी, ये हमें बहुत ही उद्वेलित कर जाता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। अगर आप बिहार बोर्ड आर्ट के स्टूडेंट हैं या साइंस के ही हैं तो हमारे चैनल ऑलवेज न्यूज़ पर जाइए, ऑलवेज न्यू 142, और उस पर बहुत सारे वीडियो हैं, हिंदी के, हिस्ट्री के हैं, फिर इंग्लिश आ जाएंगे कुछ समय के बाद, ज्योग्राफी हैं।
तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, पाठ को अच्छी तरह से समझाया गया है। तो आप उस सारे क्वेश्चन को देखिए और आप आशा करते हैं जब वो पढ़ेंगे तो एक अच्छे मार्क्स से आप पास कर जाएंगे। ठीक है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को देखिए और अच्छी तरह से पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ मौखिक रूप से समझाया जाता है। संभवतः जितना होता है हम अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। जब आप एक बार सुनेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। तो फिर जब परीक्षा में जाएंगे, जब उस तरह की क्वेश्चन देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम विदा लेते हैं। कल हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।